వాయిస్ టుడే స్టూడియోకి వచ్చిన డాక్టర్ ప్రొఫెసర్ దీపక్ కుమార్ సాంఘే గారికి స్వాగతం. వారు ఢిల్లీలో జీబీ పంత్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పీజీ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ అక్కడ వారు డైరెక్టర్గా ఉన్నారు, డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్గా ఉన్నారు. వారికి ఈరోజు మన స్టూడియోలో మనం హృద్రోగం గురించి అడిగి తెలుసుకుందాము. सांघे जी नमस्कार. सत्संग जी नमस्कार. नमस्कार. आप हमारे स्टूडियो को आपका स्वागत है. धन्यवाद. हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी जो तजुर्बा है सीटी सर्जरी में, उससे हमारे वीक्षकों को क्या फ़ायदा होगा, हम ये सोच रहे हैं कि आप शेयर करें उनसे कि आपकी राय. तो जो कार्डियक डिसीज़ है उसमें कम हो सकता है और उनसे रिलीफ भी हो सकता है. जी देखिए, जो कार्डियक डिजीज़ है वो उसका प्रचलन हमारे देश में, भारत में बहुत ज़्यादा है. और सबसे बड़े दुख की बात ये है कि इससे प्रभावित होने वाले जो रोगी हैं उनमें जो गरीब तबके के लोग हैं या पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा शामिल हैं. और ज़्यादातर इन लोगों में होने वाली बीमारी जो है वो हृदय वाल्व या हार्ट वाल्व की डिजीज़ होती है, और जिसका कारण जो है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है. और ये डिजीज़ जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री होने की वजह से, क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, इसमें बहुत आयत में पाई जाती है. और ज़्यादातर इन पेशेंट्स को ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें उनके ख़राब वाल्व को बदला जा सके या रिपेयर किया जा सके. ये ज़्यादातर जो कृत्रिम वाल्व हैं या आर्टिफिशियल वाल्व हैं, ये दूसरे देशों से हम लोग इंपोर्ट करते हैं और उस वजह से इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है. एक अच्छे वाल्व की कीमत जो है वो 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक है. और इस कीमत को बहुत सारे जो रोगी हैं वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, उनकी पहुंच से बाहर होता है. और इसलिए इन पेशेंट्स को जो है गवर्नमेंट की मदद की बहुत ज़रूरत है. हालांकि सरकार ने बहुत सी योजना बनाई है, जैसे कि हैदराबाद में ये एक बड़ी खुशी की बात है कि हैदराबाद गवर्नमेंट की तरफ से इन पेशेंट्स को जो है मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा प्रदान की गई है. और ये ऑपरेशन जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी करा सकते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करा सकते हैं, जिसका कि सारा खर्चा जो है वो हैदराबाद गवर्नमेंट लेती है. इस तरह की सुविधाएं दूसरे स्टेट्स में भी हैं. दिल्ली में भी ऐसी है, जो दिल्ली आरोग्य निधि जो है इन मरीज़ों को, ख़ास तौर से वो मरीज़ जो कि गरीबी रेखा के नीचे के हैं, उनको ये पूरी मदद जो है सरकार की तरफ से मिलती है. लेकिन इतना सब होने के बाद भी जानकारी की कमी होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से करोड़ों की संख्या में ऐसे मरीज़ हैं जिनकी बीमारी का ना तो डायग्नोसिस हो पाती है और इलाज भी नहीं हो पाता है, और उसकी कमी के कारण बहुत अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है. दूसरी तरफ ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है या अच्छी बात है कि ऑपरेशन के बाद इन मरीज़ों में काफ़ी मरीज़ 90 से लेकर 95% तक बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उनको 20-25 साल तक की एक लंबी अवधि प्राप्त हो जाती है. हालांकि इनको अस्पताल की निगरानी में रहना पड़ता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, बराबर जांच करानी पड़ती है, लेकिन उसके साथ होते हुए ये एक अच्छी लंबी उम्र पाते हैं और ये किसी भी तरह की नौकरी कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, अपना परिवार बना सकते हैं, अपने फैमिली को लुक आफ्टर कर सकते हैं. तो ये जो साइंस की तरक्की है, जो साइंस ने प्राप्त की है, इसका फ़ायदा इन सबको मिलना चाहिए. अब हमको ये देखना है गवर्नमेंट की तरफ से कि कैसे जो है इन सुविधाओं को हम जन जन तक पहुंचा सकें. लोगों को पहुंचाने के लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम हों, हॉस्पिटल के साथ सैटेलाइट सेंटर्स हों, गांवों में भी ऐसे सेंटर्स हों जहां इन मरीज़ों की जो है डायग्नोसिस हो सके, और ऐसे सेंटर्स जहां पे ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है, इन्वेस्टिगेशन की सुविधा उपलब्ध है, वहां पे आके समय रहते इनका ऑपरेशन किया जाए और इन बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सके. ये डिसीज़ है करोनरी हार्ट डिसीज़, जो गरीबी रेखा के नीचे है ऐसे लोगों से ज़्यादा होती है, कुछ ज़्यादा प्रचलन है. इसकी वजह क्या है? जी, करोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है ये एक दूसरा स्पेक्ट्रम है
और इसमें वो खून की नलियाँ जो हृदय को रक्त जो है वो प्रवाहित करती हैं, पहुंचाती हैं, उनमें रुकावट आ जाती है और जिसकी वजह से हृदय की मांसपेशियों को जो है वो खून की या रक्त की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसकी वजह से शुरू में तो हार्ट पेन, जिसको एंजाइना कहते हैं या हृदय शूल कहते हैं, बहुत ज़ोरों का दर्द होता है और उसके बाद यदि ये रुकावट जो है ये पूर्णतः हो जाए तो वो हिस्से जो हैं वो डेड हो जाते हैं, जिसको कि हम हार्ट अटैक कहते हैं या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। और इन हिस्सों के डेड होने से पेशेंट जो है उसका जीना मुश्किल हो जाता है और उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है इसके कई कारण हैं, जैसा आपने पूछा। ख़ास तौर से आजकल के जो परिवेश में जहाँ पे लाइफ स्टाइल बहुत बदल गई है, अब जो है लाइफ में कंपटीशन बहुत है, कट थ्रोट कंपटीशन है, जो खान पान है वो बड़ा अनियमित हो गया है और बैड फूड हैबिट होने की वजह से, एक्सरसाइज ना होने की वजह से, स्पोर्ट्स वगैरह नहीं है, प्रॉपर रिक्रिएशन रिलैक्सेशन नहीं है, स्मोकिंग भी इसका एक मूल कारण है। ओबेसिटी जो है, बहुत ज़्यादा खान पान करने से जो ओबेसिटी हो जाती है और ब्लड प्रेशर का होना, डायबिटीज़ का होना, ये सब चीज़ें जो हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज इनसे हो जाती है। और ऐसे मरीज़ पहले तो ये 50 साल से ऊपर होती थी, पर अब देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान में जो है वो बहुत कम उम्र को 30-40 साल के भी जो हैं पेशेंट्स, उनमें भी बड़ा सीवियर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मिल रही है। पहले ये सोचा जाता था कि ये जो है वो रिच ग्रुप की है, जो लोग अमीर हैं उनमें ये ज़्यादा बीमारी होती है, पर अब देख रहे हैं कि गरीब तबका, ग्रामीण मजदूरों, उसमें भी जो है इस डिजीज़ की बहुतायत है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अगर हम अपने डेटास जो हैं वो उसको कंपेयर करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के डेटा से, तो ये देख करके कि हिंदुस्तान में ये बीमारी जो है 3-4 गुना ज़्यादा है उन देशों के कंपैरिजन में। और इसलिए ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि इन मरीज़ों को डायग्नोसिस की और ट्रीटमेंट की जो सुविधा है वो पूरी उपलब्ध कराई जाए, उनमें एक जानकारी जो है ये पहुंचाई जाए कि साहब ये बीमारी आपको यंग एज में भी हो सकती है, अगर आप मजदूर हैं, गरीब हैं तो भी हो सकती है। इसके जो लक्षण हैं, जो सीने में दर्द होना, सांस का फूलना, पसीना आना, ये सब अगर होते हैं तो आपको किसी अच्छे सेंटर्स पे फ़ौरन जो है वो कांटेक्ट करना चाहिए। और सरकार की तरफ से भी ये सुविधाएं हालांकि बहुत फैलाई की जा रही हैं, लेकिन और ज़रूरत है कि इस तरह के सैटेलाइट सेंटर हों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हों, जहाँ पे ये जानकारी उपलब्ध हो, डॉक्टर्स उपलब्ध हों जो फ़ौरन मरीज़ को देख करके समय रहते उसको डायग्नोस कर सकें, और ऐसे स्पेशलाइज सेंटर्स पे उनको रेफ़र किया जा सके जहाँ पे उनका जो है पहले से ही जांच हो जाए और ऑपरेशन आदि का जो है वो बंदोबस्त हो जाए। तो इस जो बाईपास सर्जरी में जो हम कहते हैं, तो इसमें हम पैरों की एक नस निकाल करके, या हमारे छाती के पीछे एक नस होती है जिसको इंटरनल मेमोरी आर्टरी कहते हैं, उसको निकाल करके और एक बाईपास क्रिएट करते हैं एओर्टा जिसमें ब्लड होता है, उससे जे करके इन नसों को हम जो है वो कोरोनरी आर्टरी से जोड़ देते हैं और जो ब्लॉक्ड एरिया है उसको हम बाईपास कर देते हैं। यही बाईपास सर्जरी है। रिजल्ट्स इसके भी बहुत अच्छे हैं। 15 से 20 साल तक जो है वो आसानी से पेशेंट्स जो हैं वो चले जाते हैं पहले ऑपरेशन के बाद, उसके बाद दूसरी बार या तीसरी बार भी ऑपरेशन जो है वो पॉसिबल है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी का पहली बार ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद वो 18 साल ठीक रहे, उसके बाद दोबारा उनका ऑपरेशन हुआ, उसको भी 5-6 साल होने को आ रहे हैं और वो ठीक चल रहे हैं। तो ये एक साइंस की जो तरक्की है, इजाद है, इसका जितना से जितना फ़ायदा हमारे देशवासियों को मिल जाए वो हमको कोशिश करनी चाहिए कि उनको मिले। जो वाल्व का भाव है उसको कम करने के लिए कुछ कोशिश हो रहा है क्या? ये आयात जो है, आयात करने से ज़्यादा भाव बढ़ रहा है, ये देश में ही उत्पत्ति हो सकते हैं इसका? देश में भी है। एक हमारी TTK चित्रा कंपनी है जो ये वॉल्व बनाती है और ये सिंगल डिस्क वॉल्व बनाती है और काफ़ी टाइम से ये वॉल्व भी यूज़ किया जा रहा है और इसकी कीमत भी काफ़ी कम है, जो इसी कीमत कोई 25,000 के करीब आती है, जो कि इम्पोर्टेड वॉल्व की कीमत से आधी है या उससे भी ज़्यादा कम है। लेकिन ऐसी एक ही कंपनी है और इसमें भी उतना ज़्यादा जो है वो R&D की कमी की वजह से बहुत विकास नहीं हो पाया। जैसे मैंने कहा
कि अब ट्रेंड ये है कि बाई लीफलेट, ऐसे वॉल्व जिसमें कि 2 लीफलेट हों, वो ज़्यादा सेफ समझे जा रहे हैं और ये वॉल्व इम्पोर्ट ही होके आ रहे हैं। और चूंकि डॉलर की कीमत बढ़ती चली जा रही है तो इसलिए इन वॉल्व की भी कीमत बढ़ती चली जा रही है। इससे शायद हमारे देश को जो है काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज का लॉस होता है। पर अगर हम अपनी कंपनीज को जो है वो इनकरेज करें, अगर इसमें गवर्नमेंट उन कंपनीज को ध्यान दे और उसको इनकरेज करे, तो टेक्नोलॉजी की कमी तो हमारे देश में नहीं है। आज हम जो है अच्छे से अच्छे एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहे हैं, अच्छे से अच्छे बॉम्बर्स बना रहे हैं और हमारे सैटेलाइट्स जो हैं, हम दूसरे कंट्रीज़ के सैटेलाइट्स जो हैं वो हम उसको जो है स्पेस में भेज रहे हैं और हमारे अपने सैटेलाइट्स जो हैं वो मार्स के तरफ भेजे गए और सक्सेसफुली भेजे गए। तो इसमें भी छोटी टेक्निक इन्वॉल्व है और ज़रूर हम ऐसी टेक्निक डेवलप कर सकते हैं जिसमें हम अपने मरीजों को बहुत सस्ते में अच्छे वेल्व जो हैं वो उपलब्ध करा सकते हैं। ये मेक इन इंडिया का जो योजना है उसके तहत कुछ कोशिश हो रहा है क्या इंडिया में बनाने की? अभी तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई कोशिश नहीं है, पर कोशिश की जा सकती है। बहुत सी कंपनीज जो हैं जो अच्छे वॉल्व बना रही हैं और ज़्यादातर उसमें अमेरिकन कंपनीज हैं, यूरोपियन कंपनीज हैं, उनको आमंत्रित किया जा सकता है कि उसको हमारे देश में बनाएं, क्योंकि हमारे देश में जो है वो मैन पावर जो है वो काफ़ी है और स्किल्ड वर्कर्स बहुत हैं, ब्रेन पावर भी बहुत है, हमारे अपने साइंटिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, हमारा अपना जो मैन पावर है उसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो इन के प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगे, टैक्सेस भी कम हो जाएंगे। तो ज़रूर इस दिशा में जो है कुछ कार्य करना चाहिए। ये मरीज के ऊपर जो दबाव है तो आयात शुल्क कम करने से कुछ घट जाएगा क्या? आयात शुल्क कम करने से बिल्कुल कम हो जाएगा और कुछ इम्पोर्टेड जो हैं गुड्स उसमें गवर्नमेंट ने जो है वो कम किया है और उससे बड़ी राहत मिली है। उनको एक लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स या लाइफ सेविंग मेडिसिन के अंतर्गत जो है पूर्णतः शुल्क से मुक्त भी किया गया है, पर वॉल्व्स पे अभी ऐसा पूरा नहीं हो पाया है। और इसमें हमारी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो ISO है, उसमें भी हिंदुस्तान का काफ़ी रोल है। और अगर उसके माध्यम से यदि हम अपनी जो कंपनीज हैं उनको थोड़ा इनकरेज करें और ये कहें कि बाहर की कंपनीज को भी जो है हमको अपने मानक जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से यहाँ बिजनेस करें, तो शायद हमारे लोगों को काफ़ी बढ़ावा मिले। जैसा स्टेंट्स के ऊपर उसके दर के ऊपर पाबंदी लगाया गया, वैसा पाबंदी वाल्व के दर के ऊपर भी लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है, लेकिन स्टेंट्स के दर बहुत ज़्यादा थे। मैं ये कहूँगा कि स्टेंट्स की उतनी लागत नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर जो प्रॉफिट बेस था वो काफ़ी था, कई 100 गुना प्रॉफिट था और उसमें बहुत मार्जिन था। तो ये गवर्नमेंट ने एक बड़ा साहसपूर्ण कदम उठाया और बड़ा प्रशंसनीय उठाया कि स्टेंट्स के दाम जो हैं उन्होंने काफ़ी कम कर दिए ताकि उसको आम आदमी भी अफोर्ड कर सके। वॉल्व में भी देखना चाहिए, वॉल्व में अगर वो आयात शुल्क माफ़ कर देते हैं या मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसी लाते हैं या अपनी इंडियन कंपनीज को जो है वो इनकरेज करते हैं जैसे भी हो, तो इसमें भी हम जो है मरीजों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। ये आप दिल्ली में रहते हैं, पंजाब बगल में ही है आपका जी, वहाँ बहुत बुरी लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा पीते हैं, खाते हैं, ओबेसिटी है और ड्रग्स भी है। वहाँ ये दिल का बीमारी ज़्यादा होगा और इसका कुछ इलाज हो सकता है क्या? लाइफस्टाइल का इलाज? लाइफ स्टाइल जैसे आपने कहा, पंजाब की जो है बड़ी रिच लाइफ स्टाइल है, उनका जो फूड है वो बहुत रिच है, उसमें ज़्यादातर मिल्क प्रोडक्ट बहुत यूज़ करते हैं, घी है, मक्खन है, लस्सी है, दही है, इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। अब दूसरी बात ये हो रही है कि पहले जो पंजाब के किसान थे वो काफ़ी मेहनती थे, खेतों में काफ़ी काम करते थे, उससे अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। अब उनको बहुत सा चीप लेबर जो बिहार से आता है या ईस्टर्न यूपी से आता है उनको वो काम में लेते हैं। स्वयं उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो डल हो गई है, सीडेंट्री हो गई है। उसके साथ जैसा आपको पता है कि अल्कोहल का कंजप्शन जो है वो भी पंजाब में बहुत ज़्यादा है और अल्कोहल लेने से जो है आदमी की भूख और बढ़ जाती है और खाना और बढ़ जाता है, ओबेसिटी बढ़ जाती है। तो इसके चलते हुए जो है पंजाब में जो हार्ट अटैक की दर है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की दर है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत यंग पेशेंट्स में जैसे 40 साल 50 साल में उनको हार्ट अटैक हो जाता है
या उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है या स्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए ये फूड हैबिट्स में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलरली जो फैट रिच फूड है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, घी है, दूध है, ये सब चीज़ें अब कम करनी चाहिए। मीट वगैरह जो है, रेड मीट बहुत नुकसान करता है। किसी तरह का भी मीट हो, वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। और इसके अलावा जो है वो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स ज़रूरी है। अगर डायबिटीज़ और ओबेसिटी के साथ डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी बहुत कॉमनली हो जाता है, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। डाइट में जो है आप फाइबर फूड लें, जिसमें कि वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं। इस तरह की अगर आप डाइट लेते हैं, जो फाइबरस डाइट है, वो जो है आपको फ़ायदा करती है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के लिए डॉक्टर को कंसल्ट करें, इसको पूरे कंट्रोल में रखें। अगर कोई स्मोकिंग वगैरह करता है तो वो उसको बंद करे, स्मोकिंग ना करे। तो इन सब के चलते हुए जो है वो काफ़ी जो है हार्ट डिजीज़ को रोका जा सकता है। हमारे हैदराबाद में भी पंजाब जैसा ही लाइफस्टाइल है, खूब खाते हैं, खूब पीते हैं। हैदराबाद भी पंजाब जैसा खाता पीता देश है, जी तो यहाँ भी हार्ट डिसीज ज़्यादा होंगे हैदराबाद जी में। जी वो खूब पीते हैं और खूब खाते हैं। मटन का कंजम्पशन देश में हाईएस्ट है हैदराबाद में। जी इतना मटन कोई खाता जी। नहीं। हमारा सीएम भी बोले थे इतना मटन कहीं नहीं जी। खाएंगे। आप जानते हैं कि हैदराबादी बिरयानी बहुत मशहूर है। बहुत मशहूर है जी। हाँ। ये लाइफस्टाइल का भी कुछ आपका नज़र में कुछ सुझाव होगा इसके लिए? यहाँ की भी वैसा ही पंजाब में जैसा करे वैसा करना पड़ता हो। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो मटन है, और ख़ास तौर से जब उसमें बिरयानी बनाते हैं या मटन करी बनाते हैं, तो ये जो गोश्त है, इसको तलने से उसकी फ़ैट और ज़्यादा बढ़ जाती है और इसमें एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसका कि इतने ज़्यादा मात्रा में लेना जो है वो आपके हृदय के लिए और आपके शरीर के लिए जो है वो बहुत ही हानिकारक है। जैसा मैंने कहा कि हैदराबाद में फिर डायबिटीज़ के रोगियों की, ब्लड प्रेशर के रोगियों की, एंजाइना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत यंग एज में हो जाती है। और इनको जो है फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, स्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद भी अगर वो लाइफ स्टाइल नहीं चेंज करते हैं तो ये डिज़ीज़ बराबर बनी रहती है। तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल बहुत ज़रूरी है। तली चीज़ें छोड़ना ज़रूरी है। आप जितना सैलड लेंगे वो अच्छा है, जितना फ्रूट्स लेंगे वो आपके लिए अच्छा है। रोटियां चोकर वाली रोटी आप ले लें। डायबिटीज़ को किसी भी हालत में अनकंट्रोल्ड ना छोड़ें, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करें। और लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज का लाना बड़ा ज़रूरी है, कुछ स्पोर्ट्स का आना ज़रूरी है, रिलैक्सेशन का ज़रूरी है। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, योगा आप कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है वो आपकी जो हार्ट डिजीज़ होने की जो रिस्क फैक्टर हैं वो काफ़ी कम हो। स्मोकिंग भी बहुत है, स्मोकिंग को भी जितना कम किया जाए कर देना चाहिए। आजकल के जो है एक ये अल्कोहल का बड़ा प्रचलन हो गया है, और ये देखा है कि छोटे बच्चे जो हाई स्कूल में आकर के ये सब अपनी जो है ड्रिंक पार्टी करना शुरू कर देते हैं। ये सब जो है लॉन्ग लाइफ में उनको जो है बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो बेहतर ये होगा कि समय से पहले ही जो है हम इसको समझ लें और अपनी लाइफ स्टाइल हेल्दी कर लें, नहीं तो बाद में फिर हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसा आप ये पीडियाट्रिक बच्चों में भी ज़्यादा दिल का दौरा पड़ रहा है, इसका वजह क्या हो सकता है? बच्चों में भी जो है वो काफ़ी कॉमन है, और हिंदुस्तान में भी जो है ये कंजेंटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं हमको, या जन्मजात हृदय रोग जो बच्चों को पैदाइशी के साथ हो जाते हैं। इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन जो मेन कारण है वो कुछ तो वायरल इन्फेक्शन है, जर्मल मीजल्स जैसे वो हो जाए अगर माँ को जब बेटा गर्भ में हो, या कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिसके इस्तेमाल से भी जन्मजात रोग हो जाते हैं। यदि उनको कोई रेडिएशन वगैरह लगे, जो एक्सरेज हैं या रेडियोथेरेपी वगैरह जैसी कोई चीज़ है, उससे अगर एक्सपोजर हो जाता है तो उससे भी जन्मजात हृदय रोग हो जाते हैं। ऐसा भी देखा गया जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध में जो एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ, उससे जापान में ये जो है वो जन्मजात रोग बहुत बढ़ गया रेडिएशन की वजह से। तो इन सबको एक ध्यान में रखना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, यदि बच्चे में जन्मजात हृदय रोग हो गया है तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि इसका उसी समय डायग्नोसिस हो जाए, उसी समय इसका ऑपरेशन वगैरह करके बच्चे को ठीक किया जा सके, ताकि आगे की जो उसका जीवन है वो इन चीज़ों से मुक्त हो जाए। अच्छी बात तो ये है कि ऑपरेशन इनका संभव है ओपन हार्ट सर्जरी द्वारा।
अब बहुत छोटे छोटे बच्चे जो कुछ दिन के बच्चे हैं उनका भी ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली हो जाता है। ऑपरेशन होने के बाद जो है फिर वो एक नॉर्मल हेल्दी सिटीज़न की तरह जो है वो ग्रो कर सकते हैं। इनका लाइफ स्पैन नॉर्मल लाइफ स्पैन की तरह हो जाता है। वो अपना परिवार बसा सकते हैं, शादी कर सकते हैं, किसी भी तरह का जो है ऑक्यूपेशन या जॉब वो ले सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक ओपन हार्ट सर्जरी में काफ़ी बड़ी तरक्की है और इसका अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है वो अवेयरनेस से होगी और डॉक्टर को पता होना चाहिए कि बच्चे में जन्मजात रोग भी है। पर्टिकुलरली यदि बच्चे में वो नीलापन देखते हैं कि बच्चा नीला पैदा हुआ है तो फ़ौरन उसको जो है स्पेशल सेंटर पर रेफ़र करें, जहाँ पे इकोकार्डियोग्राफी करके जो है उसको फ़ौरन डायग्नोस किया जा सकता है। आजकल इकोकार्डियोग्राफी जो है वो नॉन इन्वेजिव जो इकोकार्डियोग्राफी है, जिसमें कोई तार वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादातर जो हार्ट की डिजीज़ हैं उनकी डायग्नोसिस उससे हो जाती है। तो इसलिए जो है हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ऐसे सेंटर्स बनाने हैं जो कि इन बच्चों की देखभाल करें, मदर की तो देखभाल करें ही। अगर डायग्नोसिस जो है ऑपरेशन से पहले हो जाती है अल्ट्रासाउंड से, तो भी डॉक्टर्स को तैयार रहना चाहिए कि बच्चे को जन्म के समय की प्रॉब्लम हो सकती है और जन्म के बाद उसका डायग्नोसिस और इलाज किया जाए। ये पिंक बेबीज जो है उसका भी कुछ है? पिंक बेबीज ऐसे हैं जिनमें कि फेफड़ों में ब्लड जो है वो तो ज़्यादा जा रहा है, वो ब्लू बेबी नहीं है। ब्लू बेबीज़ में फेफड़ों में जो नलियाँ खून पहुंचाती हैं उनमें रुकावट होती है, पूरा खून नहीं पहुंचता फेफड़ों में, इसलिए बच्चे जो है नीले होते हैं। पर अगर फेफड़ों में खून नॉर्मल पहुंच रहा है तो बच्चे पिंक होते हैं, पर इनमें भी हार्ट में होल होता है। ज़्यादातर ये बच्चे जो हैं या तो VSD होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, या ASD है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, या PDA है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। इस तरह की बीमारियां इनमें होती हैं और ये भी घातक होती हैं। फेफड़ों में बहुत ज़्यादा ब्लड पहुंचने की वजह से उनमें फेफड़ों के इन्फेक्शन हो सकता है, फेफड़ों की डिजीज़ हो सकती है जिसको हम पल्मोनरी वैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं, और उसकी वजह से फेफड़े जल्द ख़राब हो जाते हैं और इन पेशेंट्स की अकाल मृत्यु हो जाती है। इसमें आइजनमेंगर सिंड्रोम भी हम कहते हैं। तो लंग्स को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि समय रहते ही ये जो होल हैं हार्ट में इनको ऑपरेशन करके बंद कर दिया जाए, जिससे पेशेंट को जो है वो नॉर्मल लाइफ मिल सके। ये हैदराबाद के अतराफ ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्रीज है, तो उसमें जो फार्मा पोल्यूशन की वजह से बच्चे ब्लू बेबीज पैदा हो रहे हैं, उसका कुछ इलाज हो सकता, प्रिवेंशन हो सकता है उसका? देखिए, पॉल्यूशन का तो किसी भी हालत में जो है वो इलाज करना बहुत ज़रूरी है और ये फार्माकोलॉजी लैब है, इसमें कई तरह के केमिकल्स जो हैं, रसायन हैं, वो बराबर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते रहते हैं। इससे एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है और ये भी देखा गया है अगर पॉल्यूटेड वाटर से हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, इरिगेशन में, तो भी जो फूड प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें भी ये पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं और ये तरह तरह की बीमारियां करते हैं। ख़ास तौर से आजकल डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो रही है और इसमें भी ये ऐसा अनुमान करते हैं कि पॉल्यूटेंट्स की वजह से हो जाती है। मदर अगर डायबिटिक है तो बच्चे पे भी उसका असर पड़ता है। तो पॉल्यूशन को रोकना तो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। कंजेंटल हार्ट डिजीज़ के लिए तो है ही है, बहुत से रोग हैं। एयर पोल्यूशन से जो है लंग्स डिजीज़ बहुत हो रही हैं, इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है। तमाम कोशिशों के बाद पोल्यूशन का स्तर बहुत बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर से मेट्रोपॉलिटन सिटी, बड़े सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली है, हैदराबाद है, बॉम्बे है, बेंगलोर है, मद्रास है, यहाँ पोल्यूशन लेवल बहुत ख़तरनाक लेवल से आगे बढ़ गया है। दूसरा, जितने भी केमिकल्स हैं फैक्ट्रीज़ के, हम सीधे उनको रिवर में डिस्चार्ज कर देते हैं, पानी को पल्यूट कर देते हैं, उसी को फिर हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कितना भी कोशिश करें हम, उसमें कुछ ना कुछ पॉल्यूटेंट्स रह ही जाते हैं। तो ये बड़े जो है एक योजनाबद्ध जो है तरीके से हमें देखना है कि हर फैक्ट्री का जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जो डिस्चार्ज हैं, वो या तो अंडरग्राउंड चले जाएं, लेकिन ये जितने मैन होल्स हैं ये सब जा कर के आगे जो है वो नदी में खुलते हैं, नदी का पानी ख़राब करते हैं। तो ये सब पे तो एक बहुत वॉर लेवल पे एक इसमें हमको काम करना पड़ेगा। ये हमारी हैदराबाद भूमध्य रेखा की ट्रॉपिकल जगह है, भूमध्य रेखा की बहुत नज़दीक है, जिसकी वजह से रेडिएशन बढ़ता है, जिसकी वजह से दिल का बीमारी भी बढ़ता है। तो ये जो न्यूक्लियर रेडिएशन और ये सोलर रेडिएशन एक ही जैसा दबाव रखता है क्या? न्यूक्लियर रेडिएशन बहुत पावरफुल रेडिएशन है और वो बहुत हार्मफुल है और वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है।
जो सोलार रेडिएशन है इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा है, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़्यादातर जो है ये स्किन कैंसर कॉज करता है, स्किन कैंसर कॉज करता है, कैटरेक्ट कॉज करता है। तो लेकिन ये उतना नहीं है, और इस अल्ट्रावायलेट जैसे से बचाने के लिए बहुत सारे जो हैं वो कुछ प्रोटेक्टिव लोशंस भी आते हैं, या फिर अगर अपने आप को कवर कर लेते हैं, आप डायरेक्ट सन को एक्सपोज नहीं करते हैं, तो उनसे बचा जा सकता है। ये ज़रूर है कि ज़्यादातर ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है और इंफ्रारेड रेडिएशन है, इससे टेम्परेचर्स बहुत बढ़ जाता है। जो विषुवत रेखा के पास हैं, ये बहुत गर्म देश होते हैं और यहाँ की अपनी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं। हैदराबाद जो है फॉर्चुनेटली दक्कन प्लेटू होने की वजह से इसका थोड़ा सा जो हाइट है वो सी लेवल से थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर बेटर है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। दूसरी जगह से ठंडा है हैदराबाद, दूसरी जगह से ठंडा है, यहाँ कूल ब्रीज भी हैं, उतना इंटॉलरेबल हीट नहीं है। अगर लोग घर में हैं तो पंखों से काम चल जाता है, एयर कंडीशन मस्त नहीं होता। ये एक अच्छी बात है हैदराबाद के लिए। वो हैदराबाद को कुदरती एयर कंडीशन बनाया था इस जमाने में। हैदराबाद, बेंगलोर, ये जो देश वो हैं, प्रदेश हैं, इनको ये बेनिफिट है। तो अभी आपका क्या राय है, ये दिल के जो बीमारी है उसको परमानेंटली क्यूर करने के लिए या कम करने के लिए, और उसका जो दर है उसको वो भी घटाने के लिए और लोगों को राहत मिलने के लिए सरकार कुछ सुझाव देंगे आप और जनता को भी? जी, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसको हर बीमारी को अलग तरह से प्रिवेंट किया जाए। जैसे अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की बात हमने किया, तो जो एल्डरली में हो रही है और हृदय की जो नलियां हैं खून की, उनमें रुकावट की वजह से है, उसके लिए जैसे मैंने कहा लाइफ स्टाइल में चेंज होना बहुत ज़रूरी है। आजकल एक फैशन फास्ट फूड का आ गया है, जंक फूड का आ गया है, ये बड़ा नुकसानदेह है। इसमें मैं देखता हूँ पिज़्ज़ा वगैरह में इतना ज़्यादा चीज़ खाते हैं, मोज़रेला चीज़ विच इज़ फुल ऑफ फैट, ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। बच्चे बर्गर्स वगैरह की तरफ जो हैं वो बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, जिसमें वो जो क्रीम यूज़ करते हैं उसमें बहुत फैट होता है। इसको मना करने की ज़रूरत है। नॉन वेजिटेरियन फूड जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। फ्राइड फूड, लोग जो है हर चीज़ को फ्राई करके खाना चाहते हैं। फ्राइड चिकन है, फ्राइड फिश है, फ्राइड पोटैटो है, ये सब भी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। एक्सरसाइजेज बहुत कम हो गई हैं अब सोसाइटी में। ज़्यादातर बच्चे जो हैं अपने कंप्यूटर या इंटरनेट से जुड़े रहते हैं या टीवी से जुड़े रहते हैं। अब हम देखते हैं कॉलेज जो फील्ड्स हैं वहाँ पे गेम्स बहुत ख़ासा कम हो गए हैं, खेलना कूदना बच्चों का बहुत कम हो गया है। तो ये भी हार्ट डिजीज़ बढ़ाने में जो है वो काफ़ी सहायक है। जो सोसाइटी है उसमें बड़ा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन आ गया है। टाइप ए पर्सनैलिटीज़ हैं, लोग रात रात भर काम करना चाहते हैं, ऊपर से उसमें सिगरेट और कॉफ़ी भी पीते रहते हैं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है। पैसे की बहुत इम्पोर्टेंस आ गई है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा है, डायबिटीज़ बढ़ी है, इंसोम्निया बढ़ा है, टेंशन बढ़ा है, डायबिटीज़ बढ़ी है। तो ये सब भी हार्ट अटैक के लिए बहुत कॉमन है। तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल हमको लेनी पड़ेगी, जिसमें रिलैक्सेशन हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, कुछ हेल्दी रिक्रिएशन हो, और हमारा जो है वो कुछ उसमें एक्सरसाइज वगैरह के साथ साथ जो है योगा वगैरह हम करें। फ्रूट्स की डाइट में फ्रूट्स लेना पड़ेगा, वेजिटेबल्स ज़्यादा लेनी पड़ेगी, सैलड्स लेना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से जो है इस डिजीज़ को कम किया जा सकता है। यदि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो जागरूकता ज़रूरी है। जैसे ही डायग्नोज हो उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना चाहिए, मेडिसिन से, डाइट से, एक्सरसाइज से, ये बड़ा ज़रूरी है। ट्रॉपिकल डिजीज़ में हमको देखना है कि रूमेटिक फीवर ना हो, या जैसे ही रूमेटिक फीवर हो तो इसकी प्रोफाइलैक्सिस है, पेनिसिलिन के इंजेक्शन दे करके या ओरल पेनिसिलिन दे करके हम इन डिजीज़ को जो है वो प्रोफाइलेक्टिकली कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि बढ़ने से पहले ही हम उनको रोक लें। इसके लिए भी हमको बहुत सर्वे करने की ज़रूरत है, कैंपिंग की ज़रूरत है, स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। ये अपना सारी जानकारी जो है वो गरीब तबके को ले जाना है और उनको बताना है। और यदि उनको बीमारी है तो अर्ली स्टेज में डायग्नोस करके उसको ट्रीट करके ऑपरेशन करके, कि इससे पहले वो वॉल डिजीज़ हार्ट को बिल्कुल ख़राब कर दे, उसको हम बदल करके उसका जो है रोकथाम कर लें। बच्चों की डिजीज़ में भी जैसे आपने देखा न्यूक्लियर रेडिएशन, अब ये एक बड़ा भारी मैसेज है कि ये जो न्यूक्लियर वॉर हम लड़ते हैं
उसका असर जो है वो ऐसे बच्चे जो आज से 10 साल 20 साल बाद पैदा होने वाले हैं उन पे भी वो असर आ जाता है, क्योंकि रेडिएशन बराबर उसमें रहता है एटमॉस्फेयर में। तो इसलिए इस तरह सा जो न्यूक्लियर वेपन्स है इसके खिलाफ काफ़ी हमको कैंपेनिंग की ज़रूरत है, ये ना हो। जो जर्मन मीजल्स वगैरह हैं उसके लिए वैक्सीन्स होने चाहिए, कंपलसरी हो जाए कि मदर वो वैक्सीन ले ले ताकि बच्चे पे इसका असर ना पड़े। बहुत सारी दवाइयाँ जैसी हैं जिनमें कि ये इफ़ेक्ट होते हैं, तो दवाइयाँ भी हम बहुत तभी लें जब उसकी ज़रूरत हो और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ लें। अपने आप हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स वगैरह लोग अपने आप लेने लगते हैं, वो भी नुकसानदेह होती है, वो हम ना करें। बहुत सारा अभी आपने जैसे कहा कि पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो जाता है, उसमें बड़े केमिकल्स आ जाते हैं, उनमें रेडिएशन के इफ़ेक्ट भी होते हैं। वो पानी अगर पीने में इस्तेमाल होता है तो उसका भी इफ़ेक्ट जो है वो पैदा होने वाले बच्चे पे चला जाता है, उसको हम रोकें। स्मोकिंग से भी हमारे यहाँ जो है स्मोकिंग जो है वो लेडीज़ में भी कॉमन है, बहुत से गाँवों में जो है लेडी भी स्मोक करती हैं और स्मोकिंग का भी इफ़ेक्ट उनके होने वाले बच्चों पे आता है। तो इन सब का ध्यान देकर इन बच्चों में जो है रोकथाम की जा सकती है। इसके अलावा अगर थोड़ी अवेयरनेस है हर डॉक्टर्स में, वो बच्चे को फ़ौरन देख करके जहाँ उनको शक है कि इसको हृदय रोग हो सकता है उसको अच्छे सेंटर्स पे भेज करके उसकी डायग्नोसिस करके और समय रहते उसको इलाज करके भी इसको काबू किया जा सकता है। तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत सारे सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसमें से 90% पॉपुलेशन जो है वो बहुत पुअर है, बहुत गरीब है, हेल्पलेस है। उसके लिए डॉक्टर्स की भी ज़रूरी है कि वो ऐसा गाँवों में भी जाएं और जगह जाएं, जैसे इन लोगों की जितनी सेवा हो सके वो करें, तभी इनको हम काबू में कर सकेंगे। ये आखिरी प्रश्न है आप जी, ये थोड़ा अलग ही रहेगा कि हम समझते हैं ये तो है वजह कि ये नैतिक स्तर कम होने से भी बीमारी का प्रचलन ज़्यादा हो रहा है क्या? किस चीज़? नैतिक स्तर, मोरल स्टैंडर्ड्स, नियत कम होने से भी लोग समझते हैं। देखिए, नैतिक स्तर जो है ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इतिहास में भी देखें कि जब हमारा चरित्र जो था वो उच्च स्तर का रहा, ख़ास तौर से भारतवर्ष का, तो हम जो थे वर्ल्ड टीचर्स थे। जितना रिलीजन था, फिलॉसफी था, सारा साइंस थी, वो सब हमारी बहुत उन्नत अवस्था में थी और वहाँ से ही ये सारे देशों में गई। सब देशों ने जो है हमारी फिलॉसफी अपनाई, हमारा धर्म अपनाया। बुद्ध धर्म जो कि हमारे हिंदू धर्म का ही काउंटर पार्ट था, वो भी पूरे पूरे देशों में गया, विकसित हुआ। उससे हमको जो है वो आदर भी मिला, सम्मान भी मिला, प्रेम भी मिला। और जब चरित्र अच्छा था सोसाइटी का, तो हम जो थे वो बहुत ऊंची अवस्था में थे। पर जैसे जैसे नैतिक स्तर गिरता गया हम देखें तो फिर हमको गुलामी का सामना करना पड़ा। सदियों के लिए हम गुलाम हो गए, क्योंकि उसका हमारा चरित्र गिर गया। हमारे चरित्र में जो है कमी आने से पूरे देश का नाश हुआ और उससे हमारे धर्म का भी नाश हुआ, मैं कहूँगा अपने फिलॉसफी का नाश हुआ। उसके साथ साथ हमारे साहित्य, लिटरेचर सभी चीज़ खो गए एक तरह से। तो उसी तरह से जो हेल्थ पे भी इसका असर पड़ता है। अगर आप जो हैं एक गुलाम कंट्री हैं, गुलामी अवस्था में हैं, तो आपकी रहन सहन उतना अच्छा नहीं है, आपका पोषण अच्छा नहीं है, आपकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है, तो जाहिर है कि बीमारी भी जो है वो आपको घेर लेगी। और इसके अलावा जो नैतिकता में गिरावट होने से जो आपकी लाइफ स्टाइल है वो भी गिर जाती है। अगर आप बहुत शराब का सेवन कर रहे हैं तो जैसा कि शराबी है उसकी सेहत नहीं अच्छी होती, ध्यान नहीं दे पाता। नशे का सेवन कर रहे हैं तो उसका जो है वो आपकी सेहत पे असर पड़ेगा। अब आजकल बहुत सी यंग जनरेशन्स में ड्रग्स का बहुत मिसयूज़ होने लगा है। ड्रग्स और अल्कोहल की वजह से उससे उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं है, काफ़ी डिप्रेशन है लोगों में, सुसाइड तक लोग कर लेते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आपका चरित्र बहुत ऊंचा होना चाहिए और चरित्र के साथ जो है वो सब कुछ जुड़ा हुआ है। किसी भी लेवल पे चरित्र से अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो आप बर्बादी को न्योता दे रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सत्संग जी, बहुत अच्छा आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, हमारे वीक्षकों कई चीज़ बताए। सबसे बड़ी चीज़ नैतिक स्तर ऊंचा रहना चाहिए, चरित्र ऊंचा रहना चाहिए, ये बहुत अच्छा लगा जी। बहुत अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद।